हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। इसके पहले हमने द्रव्य की अवस्थाएं पढ़नी है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और द्रव्य की परिभाषा भी पढ़ी थी। द्रव्य की यह परिभाषा थी कि कोई भी वस्तु जिनका कोई द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। कक्षा 9 के पार्ट 2 में आप जान चुके हैं कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। द्रव्य को बड़े स्तर पर 2 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। इसके आगे हम चित्र 1.2 में 1.2 के अनुसार उप विभाजित किया जा सकता है। हम इसको देखते हैं। द्रव्य जो है, द्रव्य की 2 पार्ट है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण के 2 पार्ट हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के 2 हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है। द्रव्य की हमने अवस्थाएं, द्रव्य की परिभाषा, ये सब पढ़ी और नोट्स भी बनाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये क्या है? शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। इसके बाद क्या लिखा है? मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जिनसे हम कोई मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण मतलब जैसे हम एक ग्लास में पानी लिए, उसमें चीनी डाले, पानी में चीनी डाले, नमक डाले, ये क्या हुआ? एक क्या बन गया? मिश्रण। क्या बन गया? मिश्रण। तो उस मिश्रण में अगर हम कोई शुद्ध पदार्थ डालते हैं तो वो पदार्थ जो है क्या होगा? मिश्रण के घटक। उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? मिश्रण के घटक। जैसे चीनी हम शुद्ध पदार्थ है, चीनी जैसे कोई शुद्ध पदार्थ है, उसमें हम उसको क्या किए? किसी ग्लास में पानी डाल के उसको डाल दिए तो चीनी क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ। तो वो क्या हो गया? उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रण के घटक। जिससे हम मिश्रण बनाए हैं तो हम चीनी को कहेंगे मिश्रण के घटक, उस शुद्ध पदार्थ को मिश्रण के घटक कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मिश्रण की परिभाषा। किसी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण हैं। ये क्या है? मिश्रण की परिभाषा। जैसे मिश्रण, हम एक ग्लास में पानी लिए, उसमें चीनी डाले, नमक डाले, सब कुछ ऐड किए, उसको घोल लिए, तो क्या है? एक मिश्रण है। एक मिश्रण है। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ के कण इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन। जल में हम चीनी का विलयन, पानी में चीनी का घोल बनाते हैं। हवा, चाय में हम दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं। ठीक है, ये सब डालते हैं तो ये क्या है? मिश्रण है। हवा में बहुत ढेर सारे गैसेस हैं तो वो एक क्या है? मिश्रण है। आदि सभी मिश्रण होते हैं। ठीक है। आप मिश्रण की परिभाषा लिखिए, इसके बाद उसके उदाहरण लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के 2 भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हम पढ़ लेते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं। पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। ठीक है। जैसे किसी हम मिश्रण कोई बनाए और उसमें जो भी हम जिस भी चीज़ को घोले पानी में, वह पूरी तरह से पानी में घुल गया, पूरी तरह से पानी में घुल गया और एक समान से पूरे पानी में बिखर गया, तो हम पूरी मिश्रण को क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए, जैसे जल में चीनी का विलयन। किसी एक ग्लास में पानी लेंगे, उसमें चीनी घोल देंगे तो चीनी क्या पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। और हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण है। हवा भी एक क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। हवा में गैसेस जो हैं अच्छी तरह से मिली हुई हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण का उदाहरण कहेंगे। 2 उदाहरण हैं, जल में चीनी का विलयन और हवा एक समांगी मिश्रण है। आप
पहले मिश्रण की परिभाषा लिखिए, फिर उसके उदाहरण लिखिए, फिर समांगी मिश्रण और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण लिखिए। इसके बाद चलिए हम पढ़ लेते हैं विषमांगी मिश्रण। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता, कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे हम विषमांगी मिश्रण कुछ भी कोई भी पानी में ऐसा विलेय घोलें जो कि पानी में न घुले, पूरी तरह से ना घुल जाए। हमने चीनी पानी घोला था तो वो अच्छे से घुल गया था, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम एक गिलास पानी लिए, उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल दिए, तो क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। कंकड़ पत्थर, उदाहरण के लिए चीनी और नमक तथा दाल के दोनों और गंदगी प्रायः छोटे छोटे कंकड़ के कणों के मिश्रण विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हम पानी में घोलेंगे तो वह नहीं घुलेगा, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। आप लिखते चलिए। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रण के कई अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने घरों में जो भी इसके अलावा भी कोई भी उदाहरण सोच सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चीनी पानी का विलयन हमने बनाया था, वो अच्छे से घुल गया था, ठीक है, तो वो एक समांगी मिश्रण था। हमने कंकड़ पत्थर का विलयन बनाया था, वो नहीं घुला था, तो वो एक विषमांगी मिश्रण था, ठीक है। इसमें चीनी पानी घोला था तो वो घुल गया था, तो ये समांगी मिश्रण था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे, यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटकों को हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टलन, आसवन आदि भौतिक विधियों के उपयोग द्वारा अलग किया जा सकता है। इसके अलावा भी हम क्या कोई भी मिश्रण बना लिए, जैसे जैसे हम पानी में कंकड़ पत्थर घोल दिए तो उसको हम अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर देंगे और कंकड़ पत्थर नहीं घोला है तो उसको हम अलग कर सकते हैं। तो उसके घटकों को बीन के, छान के, क्रिस्टलन करके उसको हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रणों में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। जैसे तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। क्या? सोना, चांदी, तांबा, जल, ग्लूकोज आदि। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें हम क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज एक निश्चित संगठन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक निश्चित अनुपात में है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठकों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। हम जैसे कंकड़ पत्थर और पानी को अलग कर लिए थे, ऐसे हम ग्लूकोज से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। C6H12O6 इसको हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन अलग कर दें, हाइड्रोजन अलग निकाल के रख दें और ऑक्सीजन को अलग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखिए शुद्ध पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है दो भागों में, ठीक है। इनमें से एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण परमाणु अणु हो सकते हैं। आप अपनी पिछली कक्षाओं से परमाणुओं और अणुओं से परिचित होंगे।
आप परमाणु और अणुओं से परिचित होंगे। अब यहाँ समझ लीजिए, परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कॉमा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन, ये क्या है? परमाणु हैं। ठीक है, ये परमाणु हैं। लेकिन O2 जब एक से अधिक परमाणु मिलके एक या एक से अधिक परमाणुओं को हम जोड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये O2 क्या है? एक अणु है। लेकिन O क्या है? O एक परमाणु है, लेकिन O2 क्या है? अणु है। ठीक है, O+O करके हमने O2 बनाया था। ये परमाणु है, परमाणु, दो परमाणु मिलके एक अणु बनाए थे। ठीक है, यही है। परमाणु अणु हो सकते हैं। आप अपनी पिछली कक्षाओं में परमाणुओं अणुओं से परिचित होंगे, लेकिन आप उनके बारे में एकक में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम Na होता है, हाइड्रोजन H होता है, इसका प्रतीक होता है। ऑक्सीजन जो होता है O होता है, O2। तांबा, चांदी, ये सब क्या होते हैं? तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। ये सब तत्वों के क्या हैं? उदाहरण हैं। चांदी का होता है Ag होता है, ये सब होता है। ठीक है, इसका क्या है? सिंबल है, प्रतीक है। ठीक है, ये सब उसका प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक अणु होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं जो क्रमशः इनके दो दो परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, समझते हैं उदाहरण से। यहाँ पे देखिए, परमाणुओं और अणुओं का निरूपण। यहाँ पे हमने अभी आपको ऊपर समझाया था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ये सब क्या है? एक तत्वों के परमाणु हैं। ये परमाणु हैं। हाइड्रोजन एक परमाणु है, ऑक्सीजन एक परमाणु है, नाइट्रोजन एक परमाणु है, कॉपर और सोडियम एक परमाणु है। और यहाँ पे परमाणु हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलके एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। H+H = H2 बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन के एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलके ऑक्सीजन के एक अणु बनाते हैं। O+O = O2, यहाँ पे O2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। ठीक है, एक या एक से अधिक परमाणु मिलके संयोजित होते हैं तो एक यौगिक एक अणु का प्राप्त होता है। हमें यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे H+H हमने पढ़ा था, H2 मिला था ना, H2, तो ये परमाणु मिलके यौगिक के एक अणु का निर्माण करते हैं। यही इसमें कह रहे हैं। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इसको हम, ऐसा नहीं है कि H+H को हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको हम, हाइड्रोजन गैस फॉर्मूला होता है H2 मॉलिक्यूल्स, अणु, तो ऐसा नहीं है कि H2 बनाने के बाद हम इसको तोड़ के H+H अलग कर दें, ऐसा नहीं होता है। यही यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको हम पृथक अलग नहीं कर सकते हैं। उन्हें पृथक करने के लिए हम रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। रासायनिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ेगा, वहाँ पे रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग कर सकेंगे। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। ये भी एक यौगिक के उदाहरण हैं। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि। जल का फॉर्मूला होता है H2O। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3।
और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ठीक है। और चीनी का C12H22O11, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा। ये क्या है, यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को निरूपित किया गया है। यहाँ पे देखिए HHO, H2O, यहाँ पे ये क्या है, जल है, वाटर। COO, ये क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने चित्र 1.4 में देखा कि जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। यहाँ पे देखा आपने, जल में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। ये मिलके क्या बनाते हैं, H2O। ये क्या हो गया, अणु हो गया। और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसको अलग अलग हम परमाणु कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु कार्बन के 1 परमाणु से संयोजित होते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में भी है C+O+O इक्वल टू क्या हो गया, CO2। 2 ऑक्सीजन है ना, 1 2, तो ये क्या हो गया, CO2। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए OOC, ये क्या हो गया, CO2। ये सब क्या है, अलग अलग परमाणु हैं, परमाणु मिलके एक CO2 अणु बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी यौगिक का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसें हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस हैं। H2O2 क्या है, गैसें हैं। परंतु उनके संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव्य है। लेकिन जब हम यहाँ पे H2 एक गैस है, O2 एक गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H+H+O मिलके क्या बना था, H2O। H2O क्या है, ये जल है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये भी गैस है, ये भी गैस है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों गैस है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अर्थात इनके संयोजन से बना यौगिक क्या है, एक द्रव्य है। यह भी जानना रोचक होगा कि हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, परंतु जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे भी यह भी बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन है जो कि ध्वनि के साथ जलती है, बहुत आवाज़ करती है जब हाइड्रोजन गैस जलती है। और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन क्या करती है, दहन में सहायक होती है, कोई भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। जैसे हमें आग लगानी है तो बिना वहाँ अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो आग जलेगी नहीं। ऐसा नहीं, आप कोई सीसी लीजिए, जैसे कांच का कोई बॉटल लीजिए, उसमें आप सोचें कि मोमबत्ती जला के रख दें और उसका ढक्कन बंद कर दें और मोमबत्ती जलती रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन अंदर आएगी, तब आपकी मोमबत्ती जलेगी। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करके जलती है, ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ऑक्सीजन दहन में सहायक करती है, किसी चीज़ को जलाने में सहायता करती है। परंतु जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है। लेकिन जल जो होता है उसको बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।